स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। द चैप्टर नेम इज द बिगनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। जो इंडिया का सिविलाइजेशन है वो कैसे स्टार्ट हुआ, जो जो द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन है इंडिया का, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हियर वन कोट इज गिवन बाय बीबी लाल। द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, नोन वेरियसली एज द हड़प्पन, Indus or Indus Saraswati civilization, was indeed remarkable in many ways. It showed how a well balanced community lives, in which the difference between the rich and the poor are not glaring. In essence, the Harappan societal scenario was not that of exploitation but of mutual accommodation. इसका मतलब हम लोग समझेंगे, जो इंडिया का मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन है, जो इंडिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, वो उसको हम लोग बहुत सारे नाम से जानते हैं। वेरियस नाम है ऐसा, कौन कौन सा? हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और ये बहुत सारे वेज में रिमार्केबल है, इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव है बहुत सारे वेज में। क्यों? इट शोज हाउ अ वेल बैलेंस्ड कम्युनिटी लिव्स। और इस सिविलाइजेशन में हम लोग देखेंगे कि एक वेल बैलेंस्ड कम्युनिटी कैसे रहता है, जिसमें रिच और पुअर का जो डिफरेंस है वो ग्लेडिंग नहीं है, वो ज़्यादा बड़ा ह्यूज गैप नहीं है बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल। अभी की सोसाइटी में अगर आप देखोगे तो एक पुअर पीपल और रिच पीपल के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, बट उस टाइम में कुछ ज़्यादा बड़ा गैप नहीं था। In essence, the Harappan societal scenario was not that of exploitation but of mutual accommodation. उस टाइम के जो लोग थे उनमें इनइक्वालिटी जो है काफ़ी कम था एज कम्पेयर टू जो अदर सिविलाइजेशन थे। तो उसके कंपेरिजन में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो है इनइक्वालिटी काफ़ी कम था। और उस टाइम का जो सोसाइटी था वो म्यूचुअल एकोमोडेशन और कॉपरेशन पे बेस्ड थे। और उस टाइम के जो वहाँ के लोगों के बीच में जो है एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेसिव जो एक दूसरे पे लोग करते हैं वो बहुत ही कम था। उस टाइम का सोसाइटी था, हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे वाले आने वाले पेजेस में, कि हाईली डेवलप्ड और ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी था, और सोसाइटी एक वेल बैलेंस्ड फॉर्म में था। Here are three big questions that we will unfold in दिस चैप्टर। व्हाट इज सिविलाइजेशन? अब हम लोग बार बार सिविलाइजेशन नेम रहे हो, सिविलाइजेशन क्या है? व्हाट वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे अर्ली, सबसे पुराना सिविलाइजेशन कौन है? और व्हाट वेर इट्स मेजर अचीवमेंट्स? Here is one picture given. The North Gate entrance at धोलावीराज कास्टल एरियाज। इस पिक्चर को आप थोड़ा देखो तो इसमें आपको क्या देखना है, यहाँ के जो वॉल्स है वो काफ़ी थिक है, जिससे ये पता चलता है कि इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। और यहाँ पे जो लेडीज़ बैठी हुई हैं, और ये काफ़ी बड़ा साइज का एरिया है। और ये प्रोबेबली उस टाइम का एडवांस्ड इंजीनियरिंग स्टेज को दिखा रहा है, क्योंकि अभी के टाइम में ये काफ़ी नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हो सकता है, बट उस टाइम इतना जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन होने के बावजूद ये मतलब एडवांस फॉर्म में अपना दिखा रहा है, एडवांस इंजीनियरिंग स्टेज को शो कर रहा है। और यहाँ पे एक सीढ़ी है जो कि इनर फोर्ट में लोग आने के लिए एक सीढ़ी दिया गया है। और प्रोबेबली जो ये फोर्ट है, जो ये बिल्डिंग है, ये रूलर या किसी मेजर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स के द्वारा यूज किया जाता होगा। What is civilization? Civilization क्या है? At the end of chapter 4, we saw the first human group settling down, practicing agriculture, developing some technology such as construction, metallurgy, transport, and moving towards civilization. हम लोग ने चैप्टर 4 में पढ़ा था, ठीक है, कि जो अर्ली ह्यूमन बीइंग है वो कैसे जो है हैमलेट में पहले सेटल डाउन हुए, फिर विलेज में, फिर टाउन में, और एग्रीकल्चर कौन कौन सा प्रैक्टिस करते थे, और फिर कैसे वो उन्होंने अपना टेक्नोलॉजी डेवलप किया, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, मेटलर्जी, ट्रांसपोर्ट, और फिर वो धीरे धीरे सिविलाइजेशन की तरफ मूव किए। नाउ द क्वेश्चन इज, मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम नेचर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचर से मेटल को निकालते हैं, और फिर उस मेटल को हम लोग प्यूरिफाई करते हैं। क्योंकि जब भी हम नेचर से अगर मेटल को निकालेंगे तो वो और फॉर्म में होगा, मतलब वो अनप्योर होगा, इम्प्योर होगा, तो उसको फिर हम मेटल को प्योर करते हैं, कंबाइन करते हैं, और फिर उस मेटल का साइंटिफिक स्टडी करते हैं और उसके प्रॉपर्टी के बारे में पता करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज देन इज सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन क्या है? हम लोग ने इतना बार वर्ड यूज किया, सिविलाइजेशन। इन जनरल द टर्म यूज्ड फॉर एन एडवांस सोसाइटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। हम लोगों ने अर्ली ह्यूमन सोसाइटी के बारे में पढ़ा, बट उसी का जब एडवांस स्टेज आता है, जब ह्यूमन सोसाइटी जब अपने एडवांस स्टेज पे आते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? सिविलाइजेशन बोलते हैं। टू बी प्रिसाइज, we will consider here that a civilization should have at least the following characteristic। अब हम प्रिसाइजली इसको समझेंगे कि सिविलाइजेशन के लिए कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है जो कि सिविलाइजेशन में होना चाहिए, ठीक है।
सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब सिविलाइजेशन अगर लोगों का होगा तो वहाँ पे नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होंगे, तो उस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को मैनेज करने के लिए और उनकी एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। अर्बेनिज्म, अर्बेनिज्म क्या, जैसे जैसे अगर लोग अपने नंबर में बढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होगा, तो टाउन प्लानिंग का भी जरूरत पड़ेगा। द ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड देयर मैनेजमेंट विच, अब जो टाउन प्लानिंग के लिए सिटी ग्रो करेगा और उसके उसमें मैनेजमेंट चाहिए। अब उस मैनेजमेंट में क्या होगा, वाटर मैनेजमेंट होगा, ड्रेनेज सिस्टम मैनेजमेंट होगा। तो ये सब एक अर्बनाइजेशन के लिए चाहिए होता है और ये सब एक सिविलाइजेशन में की कैरेक्टरिस्टिक है। अ वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स, क्राफ्ट मीन्स क्या, एक ऐसा एक्टिविटी जिसमें हमको स्किल का जरूरत पड़ता है, इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज स्टोन और मेटल एंड द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स सच एज ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स। अब अ वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स मतलब क्राफ्ट्समैन होंगे जो कि रॉ मटेरियल जो कि स्टोन हो गया, मेटल्स हो गया, फिर हम उसको उस रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में, फिनिश्ड गुड में ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे ज्वेलरी हो गया, ऑर्नामेंट एंड टूल्स, लाइक जो हमारा गोल्ड है, मेटल है, फिर हम उसको ज्वेलरी में, ऑर्नामेंट्स में चेंज करते हैं। हम आयरन्स को वेपन बनाने में, टूल्स बनाने में यूज करते हैं। तो फॉर इसके लिए हमको क्राफ्ट चाहिए होगा। ट्रेड, अब ट्रेड क्या है, ट्रेड एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग से गुड्स को बाय और सेल करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं किसी सामान का, दो लोगों के बीच में या फिर दो नेशन के बीच में। तो ट्रेड बोथ इंटरनेशनल भी होने चाहिए और एक्सटर्नल भी। इंटरनल मतलब जो सिटी और अपने ही रीजन में हो, इंटरनल ट्रेड, एंड एक्सटर्नल ट्रेड मतलब जो दूर डिस्टेंट रीजन में हो और वर्ल्ड के अदर पार्ट में हो, उसको हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं, जिसमें हम लोग गुड्स को है एक्सचेंज करते हैं। सम फॉर्म ऑफ राइटिंग नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स एंड टू कम्युनिकेट। अब राइटिंग के कुछ फॉर्म भी चाहिए। अगर ट्रेड होगा तो वहाँ पे हमको राइटिंग का तो जरूरत चाहिए ना, जिससे हम काफ़ी सारे जो बिजनेसेस रिकॉर्ड है, ट्रेड रिकॉर्ड है, उसको रख सके और आपस में एक दूसरे के लिए कम्युनिकेट के लिए राइटिंग का जो बहुत ज़रूरत होता है। कल्चरल आइडियाज अबाउट द लाइफ एंड द वर्ल्ड एक्सप्रेस्ड थ्रू आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ओरल ट्रेडिशन और सोशल कस्टम्स। कल्चरल आइडियाज अबाउट लाइफ मतलब कल्चर जो हमारा कस्टम है, आइडिया है, बिलीफ है अपने लाइफ को लेके, तो वो हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, आर्ट के फॉर्म में, आर्किटेक्चर, लिटरेचर के फॉर्म में, या फिर ओरल ट्रेडिशन जो कि हम वर्बली पास करते हैं अपने कल्चर को, आइडिया को। अ प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर इनफ टू फीड नॉट जस्ट द विलेज बट ऑल्सो द सोसाइटी, द सिटीज। अब एग्रीकल्चर हमको प्रोडक्टिव चाहिए, बस विलेज को फीड करने के लिए नहीं, विलेज पर्सन के लिए तो चाहिए जो हमारे अगल बगल में, और सिटीज के लिए भी चाहिए ताकि हम ट्रेड कर सके, सप्लाई कर सके। थिंक अबाउट इट, which of the above characteristic do you think is the most fundamental, that is characteristic essential to the development of all others। अब हम लोग ने जितने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या लगता है कौन सा है, जो कि और जो अदर कैरेक्टरिस्टिक है उसको भी ग्रो करने में, उसको भी डेवलप करने में मदद करेगा। ऑब्वियसली जो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर है, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर तो कोई दूसरा काम करेंगे ना, तो जब तक अगर प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर होगा मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो सप्लाई ज़्यादा होगा, सप्लाई ज़्यादा होगा तो ट्रेड, अच्छी ट्रेड होगा हमारा, तो लोग ग्रो करेंगे तो अर्बनिज्म होगा। उसके लिए हमको गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है, और राइटिंग उसके लिए चाहिए। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर। लेट्स एक्सप्लोर फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक इन द लिस्ट एवब, जो अभी हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक देखा सिविलाइजेशन के लिए। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन दैट माइट एग्जिस्ट इन सच अ सोसाइटी। अभी के टाइम में सोसाइटी में अब उससे रिलेटेड प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन बताना है जो कि हम लोगों ने एक सिविलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक में देखा। देन सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सा ऑक्यूपेशन है, फार्मर का। अर्बेनिज्म से रिलेटेड अगर हमको शहरीकरण करना है तो हमको उसके लिए क्या चाहिए, लेबर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए। गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए हमको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स अभी के टाइम में हम देख सकते हैं। ट्रेड के लिए हमको बिजनेसमैन चाहिए और ट्रैवलर्स चाहिए ताकि हम ट्रेड को इंटरनेशनल लेवल तक ले जा सकें। अ वेराइटी ऑफ क्राफ्ट्स, वैरायटी ऑफ क्राफ्ट में हमको क्राफ्टमैन चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, क्योंकि ज्वेलर्स भी एक काइंड के क्राफ्ट्समैन ही होते हैं। उन ज्वेलर्स के लिए उनका एक अपना स्किल होता है। कल्चरल आइडियाज,
इसको कल्चरल आइडियाज़ में हमारा कौन से प्रोफेशन हो जाएंगे अभी के टाइम में? डांसर, पेंटर्स, पोएट, सम ऑफ राइटिंग्स, जो राइटर्स होते हैं, प्रीचर्स होते हैं, और कैलीग्राफर्स, जो कि ब्यूटीफुली हैंड राइटिंग लिखते हैं। जैसे कि हम लोग का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि रिटन फॉर्म में है, उसमें कैलीग्राफर जो साइड का डिज़ाइन है वो बहुत ब्यूटीफुली कैलीग्राफर्स के द्वारा किया गया है। ठीक है। It is easy enough to see that all these characteristics are present in most societies in the world today, but when did civilization begin in the sense we have now defined? हम लोग ने इजिली देखा कि जैसे सिविलाइजेशन का जो जो कैरेक्टरिस्टिक है अभी की सोसाइटी में, जो मोस्ट ऑफ द सोसाइटी में प्रेजेंट है, उनके जो प्रोफेशन है, बट ये सिविलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ? सिविलाइजेशन बिगिन एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो सिविलाइजेशन है वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइम में स्टार्ट हुआ था। ऐसा नहीं कि सारे सिविलाइजेशन एक टाइम पे ही स्टार्ट हुए थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे जो मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ये अलग अलग टाइम पे स्टार्ट हुए। इन द रीजन नोन एज Mesopotamia, modern Iraq and Syria that happened about 6,000 years ago. And the civilization in ancient Egypt followed a few centuries later. अब जो मेसोपोटामिया का रीजन है जो कि अभी मॉडर्न डे इराक सीरिया है, इराक और सीरिया में है, नाम तो सुना ही होगा, ये 6000 साल पहले हुआ। और जो एंशियंट इजिप्ट का सिविलाइजेशन है उसके फ्यू सेंचुरी मतलब कुछ 100 साल बाद हुआ। यू विल लर्न अबाउट दीज एंड अ फ्यू मोर सिविलाइजेशन इन अ लेटर ग्रेड। अभी इस सिविलाइजेशन जो हम देखे हैं इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आने वाले क्लास में पढ़ेंगे और सिविलाइजेशन के बारे में। इन मेनी वेज ह्यूमैनिटी वुड नॉट हैव रीच्ड इट्स प्रेजेंट स्टेज विदाउट द इनॉर्मस कंट्रीब्यूशन एंड एडवांसेस ऑफ दोज एंशिएंट सिविलाइजेशन। अब जो अभी का ह्यूमैनिटी है, अभी जो ह्यूमन बीइंग जिस स्टेज पे है, प्रेजेंट एज पे है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इनॉर्मल जो काफ़ी ज़्यादा जो योगदान है हमारा एंशिएंट सिविलाइजेशन का है। क्योंकि हम लोगों ने उन्हीं एंशिएंट सिविलाइजेशन में एडवांसमेंट करते गए टाइम टू टाइम, तभी हम लोग आज इस ह्यूमैनिटी के स्टेज पे हैं। For now, however, we will only look at the Indian subcontinent and the northwest region is where our story begins. बस इस चैप्टर में हम लोग जो हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन है, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के, उसका स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुआ वो हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये एक टाइमलाइन है, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ। अभी हम लोग पढ़े ना 6000 साल पहले, तो बीसी में 4000 हुआ और अभी 2000 और ऐड कर दे तो ओवरऑल टोटल जो है हमारा 6000 पहले ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में था। उसके बाद हमारा इजिप्शियन सिविलाइजेशन आया एग्जिस्टेंस में, और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन जो कि 2600 बीसी से 90 बीसी तक इसका एग्जिस्टेंस रहा है। फ्रॉम विलेजेस टू सिटी, अब विलेज से सिटी की तरफ हम लोग कैसे डेवलप हुए वो देखेंगे। द वास्ट प्लेन्स ऑफ पंजाब टुडे डिवाइडेड बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान एंड सिंध नाउ इन पाकिस्तान आर वाटर्ड बाय इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो भी पंजाब का वास्ट प्लेन है जो अभी डिवाइडेड है इंडिया और पाकिस्तान है, बस अभी का पंजाब नहीं, जो उस टाइम का पंजाब था जो कि अभी पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है, और सिंध जो कि अभी पाकिस्तान में है, वो इंडस रिवर से उन एरिया में वाटर मिलता था। और उसके ट्रिब्यूटरीज में, ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, जो स्मॉल स्मॉल रिवर होते हैं, जो मेन रिवर में, जो लार्गर रिवर में जाकर मिल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। लाइक यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। दिस मेड दोज प्लेन्स फर्टाइल। अब जो ये वाटर जो मिलता था इस रिवर से, इस वजह से क्या होता था, वहाँ का प्लेन जो है फर्टाइल हो जाते थे। इस वजह से जो वहाँ के प्लेन थे वो एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल थे, परफेक्ट थे। अ लिटिल फर्दर ईस्ट, अ फ्यू मिलेनियम अगो, अनदर रिवर द सरस्वती यूज्ड टू फ्लो फ्रॉम द फुटहिल्स ऑफ हिमालय टू हरियाणा, पंजाब, पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। अब जो इंडस रिवर है उसके ईस्ट में हम आएंगे तो हमको सरस्वती रिवर देखने को मिलेगा। अ फ्यू मिलेनियम अगो, मतलब 1000 ऑफ ईयर्स का जो पीरियड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिलेनियम बोलते हैं। 1000 ईयर्स बैक कर जाएंगे तो दूसरा रिवर जो सरस्वती था वो हिमालय के फुटहिल से फ्लो करते करते किस रीजन में आते थे, फ्लो करके हरियाणा में, पंजाब में और राजस्थान और गुजरात के पार्ट्स में। इन दिस होल रीजन फ्रॉम अबाउट 3500 BCE villages grew into towns, and with increasing trade and other exchanges those towns further grew into cities. अब जो ये रीजन था जो कि अभी से 3500 BC के जो टाइम था, उस टाइम ये जो रीजन था तो वहाँ के जो विलेजेस है टाउन में ग्रो कर गया। और फिर जब जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा, वहाँ का एक्सचेंज बढ़ा, ट्रेड बढ़ा, तो वो जो टाउन्स थे वो सिटीज में ग्रू कर गए। पहले क्या था, विलेज था, फिर टाउन, फिर सिटीज। और ये ट्रांजिशन कब हुआ, अराउंड 2600 BC में।
आर्कियोलॉजिस्ट गिव दिस सिविलाइजेशन सेवरल नेम्स, इंडस, हड़प्पन, इंडस सरस्वती और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस सिविलाइजेशन को बहुत सारे नाम दिए, इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। वी विल यूज ऑल दिस टर्म्स, और ये सारे टर्म जो है हम लोग इसमें से कोई एक सा भी टर्म इस सिविलाइजेशन को डिनोट करने के लिए ले सकते हैं, इंडस सिविलाइजेशन या फिर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। आपको समझ जाना ये सब एक ही का नाम है, इसी सिविलाइजेशन का नाम है। अब जो यहाँ लोग रहते थे इस सिविलाइजेशन में उनको क्या बोलते थे, हड़प्पन बोलते हैं। और ये जो हमारा इंडस सिविलाइजेशन है ये वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में वन ऑफ द, सबसे ओल्डेस्ट नहीं है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड का। डोंट मिस आउट, वाई आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन कॉल्ड हड़प्पन्स टुडे। अब जो ये सिविलाइजेशन था, जो इंडस सिविलाइजेशन थे, वहाँ जो लोग रहते थे उनको हड़प्पन्स क्यों बोलते थे, इसका दैट इज सिंपली बिकॉज द सिटी ऑफ हड़प्पा, क्योंकि वहाँ पे हड़प्पा सिटी था जो कि अभी पाकिस्तान के पंजाब में है। और वो जो हड़प्पा सिटी था वो फर्स्ट था इस सिविलाइजेशन को जो कि एक्सिवेटेड किया गया, जब खुदाई में ये फर्स्ट सिटी था जो कि निकला। इसी वजह से यहाँ के लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग, हड़प्पन बोलते हैं। और ये कब एक्सिवेटेड किया गया, वे बैक इन 1920 और 1921 के राउंड में, जो कि अभी से सेंचुरी अगे, लगभग 100 ईयर्स बैक का बात है ये। और इस डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। लेट्स एक्सप्लोर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ दिस सिविलाइजेशन आर मार्क्ड इन द मैप, जो कि 6.3 में है। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है इस सिविलाइजेशन के, लाइक मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, गहनड़ीवाला, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, राखीगढ़ी। एज अ क्लास एक्टिविटी यू कैन ट्राई टू मैच दिस सिटीज विद द मॉडर्न सिटी। अब ये सिटी का नाम है, ये ओल्ड सिटी का नाम है, उस टाइम का जो सिविलाइजेशन था उस टाइम का जो सिटी का नाम इसमें मेंशन है, तो इसको मॉडर्न स्टेट और रीजन से हम लोग को नाम बताना है अभी के टाइम में। ये टेबल में दिया गया है जो कि मैंने पहले ही मार्क कर दिया था। धोलावीरा जो कि अभी कहाँ है, गुजरात में है। हड़प्पा जो कि अभी पंजाब में है। कालीबंगन जो कि अभी के राजस्थान में है। मोहनजोदारो जो कि सिंध पाकिस्तान में है। और राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। अब हम लोग मैप में देखेंगे, जो ये हमारा धोलावीरा है जो कि कहाँ है, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में अभी प्रेजेंट है। और हड़प्पा ये कहाँ है, हमारा पंजाब जो कि पाकिस्तान वाले पार्ट में है। मोहनजोदारो जो कि कहाँ, मोहनजोदारो जो कि हमारा सिंध पाकिस्तान वाले रीजन में है। राखीगढ़ी जो कि कहाँ है, हरियाणा में है। कालीबंगन जो कि हमारा राजस्थान में है अभी के। द सरस्वती रिवर, अब हम लोग जो सरस्वती रिवर है जो कि इंडस रिवर के ईस्ट में है उसके बारे में पढ़ेंगे। द मैप शोज द इंडस एंड द इट्स 5 मेन ट्रिब्यूटरीज। अभी हम लोगों ने 6.3 के फिगर में देखा इंडस और इसके 5 मेन ट्रिब्यूटरीज को। इंपॉर्टेंट सिटीज ग्रू अलॉन्ग दिस रिवर्स, और इस रिवर्स के अलॉन्ग जो इस रिवर के साइड बाई साइड बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज जो हैं ग्रो किए हैं, जैसे कि मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया। बट देर आर ऑल्सो मेनी साइट्स अलॉन्ग द सरस्वती रिवर विच टुडे गोज बाय द नेम घाघर इन इंडिया, हाकरा इन पाकिस्तान, हिंस द नेम इज घाघरा हाकरा रिवर। बट जो सरस्वती रिवर है उसके अलॉन्ग भी बहुत सारे साइट्स डेवलप्ड हुए हैं, क्योंकि वहाँ भी वाटर का अवेलेबिलिटी उस टाइम पे था। तो अभी जो है इस रिवर को हम लोग क्या बोलते हैं, घाघर हाकरा रिवर। क्यों, क्योंकि घाघर जो है इंडिया नेम है, इंडियन नेम है सरस्वती रिवर का, और हाकरा जो है पाकिस्तान का नेम है, तो हम इसको घाघर हाकरा रिवर बोलते हैं सरस्वती रिवर को। दिस रिवर इज नाउ सीजनल, और अभी जो ये सरस्वती रिवर है सीजनल है, और इसमें वाटर कब फ्लो करता है, ड्यूरिंग रेनी सीजन ओनली यहाँ पे वाटर आपको देखने को मिल जाएगा। द सरस्वती रिवर इज फर्स्ट मेंशन इन द ऋग वेदा एंड एंशियंट कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स। और जो ये सरस्वती रिवर है ये फर्स्ट टाइम कहाँ मेंशन हुआ था, ऋग्वेदा में, जहाँ पे हमको प्रेयर्स का कलेक्शन मिलता है, एंशियंट टाइम के जो प्रेयर्स थे ऋग्वेदा में। इन दिस टेक्स्ट सरस्वती इज वर्शिप्ड बोथ एज अ गॉडेस एंड एज अ रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन टू द सी। और इस टेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जो सरस्वती रिवर है उसको बोथ एज अ गॉडेस भी हम लोग वर्शिप करते हैं, और एज अ रिवर भी, जो रिवर कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, माउंटेन से सी तक। लेटर टेक्स्ट डिस्क्राइबिंग द रिवर एज अ ड्राइंग अप और इवेंचुअली डिसअपेयरिंग। और आगे वाले टेक्स्ट में हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे ये सरस्वती रिवर है अभी एक तरह से ड्राई अप होना स्टार्ट है, सूखना स्टार्ट कर दिया है, और इवेंचुअली धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगा है, विलुप्त होने लगा है। अभी हम लोग देखा बस रेनी सीजन में यहाँ वो सीजनल वाटर फ्लो करता है, बट वो धीरे धीरे डिसअपेयर हो रहा है। टाउन प्लानिंग, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो नाउ इन पाकिस्तान वेयर द फर्स्ट 2 cities ऑफ दिस सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड। अब जो हमारे इंडस सिविलाइजेशन है तो वहाँ जो कि अभी, तो वहाँ की जो फर्स्ट 2 सिटीज़ है वो कौन कौन है, हड़प्पा और मोहनजोदारो, जो कि अभी कहाँ है, पाकिस्तान में है। देयर आइडेंटिफिकेशन गोज बैक टू 1924 अ सेंचुरी अगो। और इसको कब आइडेंटिफाई किया गया, 1924 में, लगभग 100 साल पहले। सेवरल साइट्स फॉलोड इन द इंडस प्लेन
विच इज़ वाई सिविलाइजेशन वॉज इनिशियली कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब बहुत सारे जो साइट्स है इस सिविलाइजेशन को वो इंडस प्लेन में पाए गए थे, इसलिए इस सिविलाइजेशन को स्टार्टिंग में इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते, बट ये अब आउटडेटेड हो गया, अब यूज़ नहीं होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। वी विल सी लेटर ऑन अदर मेजर सिटीज सच एज धोलावीरा जो कि गुजरात में है, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, गैनबरी वाला जो कि चोलिस्तान डिजर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के चोलिस्तान डिजर्ट में है। हंड्रेड ऑफ स्मॉलर साइट्स सच as Lothal in Gujarat were discovered, some of them excavated। और ऐसे ही बहुत सारे जो है हमारे साइट्स जो है डिस्कवर्ड किए गए। पहले तो ये था कि इंडस प्लेन में ही, इंडस प्लेन के अराउंड ही डिस्कवर्ड किया गया, इसलिए उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया, बट उसके बाद काफ़ी सारे साइट जो है डिस्कवर्ड हुए और ये डिस्कवरी अभी तक होते आ रहा है। थिंक अबाउट इट, you may have come across the term Indus Valley Civilization and noticed that we have not used it। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम तो आप सबके सामने कभी ना कभी सुना ही होगा, बट आपने देखा होगा कि ये टर्म अब हम लोगों ने यूज़ नहीं किया इस चैप्टर में। एक्सप्लेन अ लुक एट द मैप 6.3 एक्सप्लेन द वाई द टर्म वैली इज एब्सोल्यूट। अब ये वैली टर्म हटा दिया गया, आउटडेटेड कर दिया गया है। एज वी नाउ नो दैट द सिविलाइजेशन एक्सटेंड मच बियॉन्ड द इंडस रीजन। जो स्टार्टिंग में जब एग्जीबिशन हुए थे तो इंडस रीजन के अराउंड ही काफ़ी सारे साइट्स मिले थे, बट जब लेटर एग्जीबिशन हुए तो ये देखा गया कि ये सिविलाइजेशन जो है इंडस रीजन के बियॉन्ड, इंडस रीजन के बाहर भी काफ़ी सारे साइट्स हमको देखने को मिला। ठीक है। It is interesting to note that Saraswati Basin includes not only two major sites Rakhigarhi and Ganriwala but also several smaller ones। अब जिस सरस्वती बेसिन है, जिस सरस्वती बेसिन ऐसा एरिया जहाँ पे सरस्वती रिवर फ्लो करता है, उस एरिया में बस दो मेजर सिटीज ही नहीं है, राखीगढ़ी और गैंडरीवाला, और भी बहुत सारे सेवरल वंस, मतलब बहुत सारे साइट्स देखने को मिला है, जैसे फड़माना हरियाणा में, कालीबंगन राजस्थान में, एंड फ्यू टाउन्स लाइक बिराना और बनावली जो कि दोनों हरियाणा में हैं। Indeed, the map, the figure 6.3 on page 89 makes clear high density site of this region। अब हम मैप देखेंगे 6.3 जिसमें हमको पता चलेगा कि इस रीजन में भी जो है काफ़ी सारा साइट देखने को मिलेगा, जो डेंसिटी है साइट का वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम लोग सरस्वती बेसिन का जो है इंपॉर्टेंट साइट्स देखेंगे। कालीबंगन, गैंडरीवाला, बनावली, भिराना जो कि कहाँ है, हरियाणा में है, कालीबंगन जो कि हमारा राजस्थान में है। तो ये सब इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हमारे सरस्वती बेसिन के। द लार्जर हड़प्पन सिटीज वेर बिल्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिसाइज प्लान्स। जो ये हड़प्पन सिटीज के, जो ये हड़प्पन साइट्स के बड़े बड़े हड़प्पन सिटीज थे, तो वहाँ पे जो सिटीज बिल्ड किए गए थे, बनाए गए थे, वो काफ़ी प्रिसाइज प्लान था, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्लान थे, डिटेल्ड प्लान से बनाए गए थे। दे हैड अ वाइड स्ट्रीट्स, उनके जो स्ट्रीट्स थे वो काफ़ी चौड़ी थे, विच वेर ऑफ्टन ओरिएंटेड टू द कार्डिनल डायरेक्शन। जो स्ट्रीट्स थे काफ़ी चौड़े थे और कार्डिनल डायरेक्शन में थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखो इस फिगर में जो स्ट्रीट दिया गया है वो काफ़ी चौड़ा है और कार्डिनल डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यहाँ फिगर 6.4 अ वाइड स्ट्रीट एट कालीबंगन राजस्थान, एक जो वाइड चौड़ा स्ट्रीट है कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, इन द लोअर टाउन एरिया का ये फिगर दिया गया है। इन फिगर 6.5 हाउसिंग एरिया इन अ धोलावीरा विथ अ परपेंडिकुलर स्ट्रीट, यहाँ पे स्ट्रीट परपेंडिकुलर 90 डिग्री से कट करता है। इन द मिडिल टाउन धोलावीरा हैड 3 डिस्टिंक्ट जोन नॉट 2 एज इन द अदर सिटीज। अब जो धोलावीरा हम लोग देखेंगे तो अदर सिटीज में लोअर टाउन होते हैं और अपर टाउन, बट धोलावीरा में जो है 3 डिस्टिंक्ट जोन थे। ऑल्सो इन दिस सिटी द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट बिल्डिंग वेयर मेड विथ स्टोन्स। अब जो धोलावीरा सिटी था इसकी जो फाउंडेशन था, जो मोस्ट ऑफ बिल्डिंग का फाउंडेशन था वो स्टोन से बना हुआ था। Most of the city seemed to be surrounded by fortification and had two distinct parts: the upper town where the local elite probably lived and the lower town where the common people lived। जो बहुत सारी जो मोस्ट ऑफ द सिटीज थे वो फोर्टिफाइड था, फोर्टिफिकेशन हो रखा था उन्हें। फोर्टिफिकेशन क्या होता है? A massive wall surrounding a settlement or city generally for protecting purpose। जो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, मतलब किसी भी सेटलमेंट, किसी भी विलेज या किसी भी सिटी के अराउंड जब हम बड़ा बड़ा दीवार खड़ा कर देते हैं, उस सिटी में बड़ा बड़ा दीवार खड़ा कर देते हैं ताकि वह उस सिटी का, उस सेटलमेंट का प्रोटेक्शन हो सके, प्रोटेक्शन पर्पज के लिए। लाइक पहले के जो किंग्स होते थे अपने फोर्ट को फोर्टिफिकेशन कर देते थे साइड बाय साइड, ताकि जो एनिमी थे उस पर डायरेक्ट जो है अटैक नहीं कर पाए, ताकि उनके फोर्ट को प्रोटेक्शन मिल सके। इसलिए फोर्टिफिकेशन जो होता है एज अ प्रोटेक्शन पर्पस किया जाता है। और यहाँ पे जो
सिटी थे, यहाँ पे दो टाइप के टाउन थे, अपर टाउन और लोअर टाउन। अपर टाउन में जो है लोकल इलाइट रहते थे। यहाँ पे इलाइट का क्या मतलब है, जो उस टाइम की सोसाइटी के जो हायर लोग रहते थे, हायर लोग होते थे, जैसे ऑफिशियल्स हो गए, रूलर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स और प्रीस्ट हो गए, वो कहाँ रहते थे, अपर टाउन में रहते थे। और जो कॉमन पीपल थे वो लोअर टाउन में रहते थे। Some large buildings seem to be you have been used for collecting purpose. For instance, warehouse where goods to be transported were stores. और कुछ बड़े बड़े बिल्डिंग भी दिखे गए कलेक्टिव पर्पस के लिए, जो कि लोग कलेक्टिव वे में यूज करते थे। जैसे वेयर हाउस, जहाँ पे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके लाया था, जिस गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना होता था उसको वेयर हाउस में हम लोग स्टोर करते थे उस टाइम में। Individual houses of various sizes lined the streets and smaller lanes. Interestingly, the quality of construction was the same for small and big houses. अब जो इंडिविजुअल हाउसेस थे, जो जो लोगों के घर थे, वो बहुत सारे साइज के थे, डिफरेंट साइज के थे, बट वो एक लाइन से स्ट्रीट में आपको देखने को मिल जाएगा। और स्मॉलर लेन में जो हाईली थोड़ी लाइटली ट्रैफिक रोड्स होते हैं, जो कि टिपिकली आपको अभी रूरल और ओल्ड सिटी में मिल जाएंगे, उस टाइप के लेंस वहाँ देखने को मिले। इंटरेस्टिंगली, जो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी यूज़ किया गया था, जो मटेरियल यूज़ किया था गया था कंस्ट्रक्शन के लिए, सभी घरों के लिए वहाँ के क्वालिटी सेम ही थे, चाहे वो छोटा घर हो या बड़ा घर हो। और जो ये बिल्डिंग बना हुआ था वो जनरली ब्रिक से बना हुआ था। पर्पज ऑफ सम ऑफ द स्ट्रक्चर रिमेन्स अ मैटर ऑफ डिबेट। अब कुछ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे लाइक द ग्रेट बाथ, जिसका अभी तक क्या यूज था, क्या पर्पज था, अभी तक डिबेट का एक पर्पज वो बना हुआ है। दिस इज द केस ऑफ द फेमस ग्रेट बाथ इन मोहनजोदाड़ो, दैट इज इन फिगर 6.6 ऑन पेज 93। यही वो फिगर है मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ, जो अभी तक डिबेट का पर्पज है कि इसको क्यों बनाया गया था। A small but elaborate tank which measured about 12 into 7 meter. अब इसका मेजरमेंट कितना है, 12 into 7 meter, and had a waterproof material such as natural bitumen, a form of tar applied on the top of carefully laid out bricks. अब ये जो इसका जो ब्रिक्स था उसके चारों तरफ जो है वाटर प्रूफिंग मटेरियल लगाया गया था। अब वाटर प्रूफिंग मटेरियल से अगेन ये पता चलता है कि ये एक ग्रेट बात था, और इसमें नेचुरल बिटोमिन का यूज किया गया था, जो कि अभी हम लोग यूज करते हैं, दैट इज फॉर मेटेलिंग ऑफ रोड। अभी बिटोमिन क्या था, अ फॉर्म ऑफ टार, जो कि हम लोग कहाँ से मिलता है, रिफाइन, जब हम नेचुरल पेट्रोलियम या फॉसिल फ्यूल का रिफाइनिंग करते हैं वहां से हमको ये नेचुरल बिटोमिन मिलता है। द टैंक वॉज सराउंडेड बाई स्मॉल रूम्स, वन ऑफ विच contained अ वेल। अब ये जो टैंक है इसके चारों तरफ जो है क्या छोटा छोटा रूम है, जिसमें से एक में कुआं भी देखा गया है। देर वॉज अ ड्रेन इन वन कॉर्नर ऑफ द टैंक टू इम्प्टी इट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड रिफिल इट विद द फ्रेश वाटर। अब ये जो ग्रेट बात है, इसके एक कॉर्नर में छोटा सा ड्रेन देखा गया है, जिससे पानी को खाली किया जाता है जब टाइम टू टाइम, जब वाटर गंदा भी तो होता होगा, तो टाइम टू टाइम इसको खाली करके फिर इसको रिफिल किया जाता है, फिर से भरा जाता है फ्रेश वाटर से। What was the purpose of such structure? Archaeologists have proposed several possible interpretation. अब ये जो ग्रेट बात का जो स्ट्रक्चर था, इसका पर्पस क्या था, इसका यूज क्या था, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारा अपना पॉसिबल एक्सप्लेनेशन जो होता है इस ग्रेट बात के रिगार्डिंग वो दिया। तो इसका फर्स्ट इंटरप्रिटेशन उन्होंने क्या दिया था, अ पब्लिक बात फॉर द पीपल। ये एक पब्लिक बात है लोगों के लिए, वहाँ के जो लोकल लोग होंगे। अ बात फॉर द रॉयल फैमिली ओनली। और दूसरा जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया था कि ये एक बात होगा रॉयल फैमिली, जो वहाँ के पार्टिकुलरली रॉयल फैमिली होंगे वो ये बात को यूज करते होंगे, या फिर जो ये टैंक है वो किसी रिलीजियस रिचुअल्स के लिए यूज होता होगा। द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इज नाउ रूल्ड आउट बिकॉज इट टर्न्स आउट दैट इन दिस सिटी मोस्ट हाउसेज हैड इंडिविजुअल बाथरूम। अब ये फर्स्ट इंटरप्रिटेशन था कि ये जो है पब्लिक बात है लोगों के लिए, इस इंटरप्रिटेशन को, इस एक्सप्लेनेशन को आउटडेटेड कर दिया गया, अभी हटा दिया गया है, क्योंकि इस सिटी में जो है बहुत सारे घरों में जो इंडिविजुअल बाथरूम्स थे, तो अगर इंडिविजुअल बाथरूम्स होगा तो पब्लिक बाथ का क्या जरूरत होगा, इसी वजह से इस जो एक्सप्लेनेशन को भी आउटडेटेड कर दिया गया है, हटा दिया गया है। लेट्स एक्सप्लोर हैव अ डिबेट इन क्लास अबाउट द लास्ट टू इंटरप्रिटेशन, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर्स। अब जो ये हम जो लास्ट दो इंटरप्रिटेशन लिए कि ये बात रॉयल फैमिली के लिए हो सकता है या फिर किसी रिलीजियस रिचुअल्स के लिए ये टैंक यूज किया जाता होगा, इस दोनों के बारे में हम लोग को डिबेट करना अपने क्लास में, आप ग्रुप बना के भी कर सकते हैं। बट एक बात याद रखना है कि ये जो ग्रेट बात है इसके बारे में हिस्ट्री में हमको कोई क्लू नहीं दिया गया है, किसी सोर्स से कुछ पता नहीं चलता है, नहीं इसके बारे में कोई इंस्क्रिप्शन है रिटर्न फॉर्म में, ना ही किसी टेक्स्ट में मेंशन है, और ना ही किसी ट्रैवलर्स अकाउंट में, मतलब किसी ट्रैवलॉग में ये बात को मेंशन किया गया है इस बात के बारे में।
वाटर मैनेजमेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे जो हड़प्पन्स थे वो वाटर मैनेजमेंट उनका क्या था। द हड़प्पन्स, जो इंडस सिविलाइजेशन के लोग थे, द हड़प्पन्स गिव मच इंपॉर्टेंस टू वाटर मैनेजमेंट एंड क्लीननेस। अब जो हड़प्पन्स थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया किस चीज़ को, वाटर मैनेजमेंट और साफ सफाई क्लीननेस को। दे ऑफ्टन हैड सेपरेट एरियाज फॉर बाथिंग इन देयर होम्स। और वो लोग जैसे अभी के टाइम में हम लोग के घरों में अलग से बाथिंग एरिया है, उस टाइम के लोग में जो सेपरेट एरिया होता था बाथिंग बाथिंग के लिए, जिससे पता चलता वो लोग कितने क्लीननेस को इंपॉर्टेंस देते थे। These were connected to a larger network of drains which generally ran below the street and took the waste water away. अब ये जितना भी वॉशरूम बाथरूम था, बाथिंग एरिया था, वो लोग एक नेटवर्क ऑफ ड्रेन से कनेक्टेड थे। मतलब अभी के टाइम में जितने भी हम घर से बाहर जब निकलते हैं तो हम लोग को नाली देखने को मिलता है, नेटवर्क ऑफ ड्रेन जिसको बोलते हैं, जो हमारे घरों से वेस्ट वाटर को निकाल के ले जाता है और फिर वो ड्रेन में जाके मिल जाते हैं। उसी टाइम में उस टाइम भी कुछ ऐसा ही नेटवर्क ऑफ ड्रेन देखने को मिला, जो कि वेस्ट वाटर को घरों से बाहर ले जाते थे। फिगर 6.7 एक ड्रेनेज सिस्टम है लोथाल, जो कि गुजरात में है। एक देखिए ड्रेनेज सिस्टम कैसे घरों के नीचे जो है एक ड्रेनेज सिस्टम है। इन मोहनजोदाड़ो पीपल ड्रू वाटर फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ वेल्स मेड ऑफ ब्रिक्स। मोहनजोदाड़ो में देखा गया कि जो लोग थे वहाँ के लोग पानी कहाँ से लेते थे, वेल्स से लेते थे, कुआं से, जो कि ब्रिक से बना हुआ था। बट इन अदर रीजन्स इट मे हैव बीन फ्रॉम पॉन्ड्स नियर बाय स्ट्रीम और ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर। और ये तो मोहनजोदाड़ो में देखा गया, बट अदर रीजन में ये भी देखा गया कि लोग पॉन्ड से वाटर लेते थे और नियर बाय जो स्ट्रीम्स होते थे और जो रिजर्वायर ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर, यहाँ पे देखिए ये लोग कितने डेवलप्ड थे कि ह्यूमन मेड जो रिजर्वायर होता है, एक जो आर्टिफिशियल प्लेस होता है, रिजर्वायर मतलब एक आर्टिफिशियल प्लेस जहाँ पे वाटर स्टोर होते हैं, तो उस टाइम के लोग कितने डेवलप्ड थे कि उन्होंने खुद का रिजर्वायर भी बना रखा था। इन केस ऑफ डोलावीरा इन द रान ऑफ कच्छ इन गुजरात, द लार्जेस्ट रिजर्वायर मेजर 73 मीटर इन लेंथ। अब डोलावीरा के केस में जो कहाँ है, रान ऑफ कच्छ गुजरात में है, लार्जेस्ट रिजर्वायर का मेजर कितना लेंथ था उसका, 73 मीटर। Let's explore. As a class activity, measure the length of your classroom, a school corridor or a playground with the help of any measuring tape. अब एज अ क्लास एक्टिविटी आप लोग ग्रुप बना के कर सकते हो कि आप अपने क्लासरूम का लेंथ कितना है वो मेजर करना है, स्कूल कॉरिडोर का, प्लेग्राउंड जहाँ आप खेलते हो, एक मेजरिंग टेप से, और इसको कंपेयर करना जो लार्जेस्ट रिजर्वर था डोलावीरा में जिसका कितना लेंथ था 73 मीटर, तो उसको आप कंपेयर कर सकते हो। At Dholavira, at least 6 large reservoirs were built with stones or even cut into the rocks. अब डोलावीरा में 6 बड़े बड़े रिजर्वायर बनाए गए। अब 2 टाइप के रिजर्वायर थे, एक तो स्टोन से बनते थे और एक जो रॉक में ही कट करके रिजर्वायर वो लोग बनाते थे। एक तो स्टोन से बनाते थे, ठीक है, और दूसरा रॉक को कट करके बनाते थे रिजर्वायर। मोस्ट ऑफ देम वेर कनेक्टेड थ्रू अंडरग्राउंड ड्रेन्स फॉर इफिशियंट वाटर हार्वेस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो वो रिजर्वायर था वो अंडरग्राउंड ड्रेन से कनेक्टेड थे ताकि वहां से जो वाटर इफिशियंटली कहाँ के लिए यूज किया जाए, हार्वेस्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। थिंक अबाउट इट, इमेजिन द लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड सच ए नेटवर्क ऑफ रिजर्वायर। ऑब्वियसली ये जो रिजर्वायर थे इसके ये तो 1-2 लोगों से बनेगा नहीं, इसलिए इसके लिए हमको एक लार्जर नंबर ऑफ वर्कर्स, जो बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं उनकी जरूरत पड़ेगा। हु डू यू थिंक ऑर्गेनाइज देयर वर्क एंड गिव देम प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन। अब आपको क्या लगता है उनका जो वर्क था जो कि वो रिजर्वायर बनाने के लिए करते थे उसको कौन ऑर्गेनाइज करता होगा, और प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इंस्ट्रक्शन कौन देता होगा। या तो जो अपर लेवल होंगे, जो जिनको ज़्यादा नॉलेज होगा, इंजीनियर्स टाइप के, वो देते होंगे, या फिर वहाँ के रूलर देते होंगे, या फिर प्रिस्ट या अपर लेयर के लोग देते होंगे उनको। हाउ डू यू थिंक दे वेर पेड फॉर देयर लेबर, हिम देयर वॉज नो मनी एट दैट टाइम इन द वे वी हैव टूडे। अब वहाँ के जो अब लेबर जो वर्क करते हुए तो उसके बदले में हमको उनको पेमेंट भी देना पड़ेगा। अब वो हम पेमेंट किस फॉर्म में करते होंगे, तो उस टाइम तो मनी था ही। अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपली कोई वर्कर काम करता है उसको मनी देते, बट उस टाइम मनी नहीं था, तो ऑब्वियसली हम कुछ फूड देते होंगे उनको, या फिर रहने के लिए शेल्टर दे प्रोवाइड कर देते होंगे, या फिर उनको हम कोई ऑर्नामेंट्स दे सकते हैं एज अ पेमेंट। सिंस द रिजर्वायर्स नीडेड टू बी क्लीन फ्रॉम टाइम टू टाइम, वॉज देयर सम लोकल अथॉरिटी टू मैनेज देयर मेंटेनेंस। व्हाट क्लूज डू वी गेट फ्रॉम ऑल दिस अबाउट सिटीज रूरल एंड म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो रिजर्वायर है उसको क्लीन भी तो करना होगा टाइम टू टाइम, तो वहाँ पे कोई लोकल अथॉरिटी भी हो सकता है इसको मेंटेनेंस करने के लिए। ऑब्वियसली जो जैसे कि अभी के टाइम में हमारा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि हमारे सिटी में अगर रोड के किनारे गंदा रहता है तो उसको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले, एडमिनिस्ट्रेशन वाले उसको साफ सुथरा करते हैं, मतलब उसको टाइम टू टाइम क्लीन करते हैं और उसका मेंटेनेंस, उसका जो एक उसको एक मैनेज करते हैं म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन वाले। तो उस टाइम पे भी कोई ऐसा लोकल अथॉरिटी जरूर होगा जो उसको मेंटेनेंस करते होंगे।
वॉट डिड हड़प्पन्स ईट, अब हड़प्पन्स क्या खाते थे। द हड़प्पन्स क्रिएटेड मेनी ऑफ देयर सेटलमेंट अलोंग द बैंक्स ऑफ लार्ज और स्मॉल रिवर्स। अब जो हड़प्पन्स थे, जो इंडस सिविलाइजेशन के लोग थे, वो ज़्यादातर सेटलमेंट अपना रिवर के किनारे, या तो छोटा रिवर हो या बड़ा रिवर के बैंक्स, मतलब उसके किनारे अपना सेटलमेंट्स बनाते थे। क्यों बनाते थे, ये काफ़ी लॉजिकल है, क्योंकि वहाँ इजी एक्सेस टू वाटर होगा ही, बट एग्रीकल्चर भी वहाँ पॉसिबल होगा। क्यों, क्योंकि अगर रिवर साइड लैंड है तो वहाँ का जो सॉइल होगा वो काफ़ी इनरिच होगा, काफ़ी फर्टाइल होगा, तो एग्रीकल्चर वो लोग का काफ़ी अच्छा होगा, इसलिए वो रिवर किनारे अपना सेटलमेंट करते थे, रिवर किनारे वो लोग बस जाते थे। Archaeological findings have shown that the Harappan grew cereals like barley, wheat, some millets and sometimes rice. अब आर्कियोलॉजिकल जो खुदाई की उन्होंने बहुत सारा ऐसा फाइंडिंग की जिससे पता चलता है कि हड़प्पन जो क्या क्या ग्रो करते थे, सीरियल्स लाइक बार्ली हो गया, वीट, मिलेट्स और राइस, और उसके साथ साथ वो कुछ दालें भी जो है वो ग्रो करते थे, और वैरायटी बहुत सारे टाइप के वेजिटेबल वो ग्रो करते थे। देयर वर ऑल्सो द फर्स्ट इन यूरेशिया टू ग्रो कॉटन विच दे यूज टू वीव इनटू क्लॉथ्स। अब देखिए वो लोग क्लॉथ्स भी यहाँ तक बना चुके हैं, और जो हड़प्पन थे वो फर्स्ट थे यूरेशिया में। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया का जो टोटल रीजन है उसको हम लोग यूरेशिया बोलते हैं। तो हड़प्पन फर्स्ट थे पूरे यूरेशिया में जिन्होंने कॉटन को ग्रो किया और फिर उसको क्लॉथ्स और कॉटन से क्लॉथ्स बनाया। दे मेड फार्मिंग टूल्स इंक्लूडिंग द प्लॉ, सम ऑफ विच कंटिन्यू टू बी यूज्ड बाय मॉडर्न डे फार्मर्स। और उन्होंने फार्मिंग टूल्स भी बनाया जिसमें प्लॉ भी था, जो कि अभी के मॉडर्न फार्मर भी, जिसको हम लोग हल बोलते हैं, यूज़ करते हैं अभी के मॉडर्न फार्मर्स भी। यहाँ पे एक मॉडल है, स्मॉल क्ले मॉडल ऑफ प्लग फ्रॉम बनावली इन हरियाणा। द इंटेंस एग्रीकल्चर एक्टिविटी वॉज मैनेज बाई हंड्रेड ऑफ स्मॉल रूरल साइट और विलेज। जो लार्ज स्केल में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी था वो कहाँ होता था, जो रूरल साइट थे, जो रूरल मतलब विलेजेस थे, वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता था एग्रीकल्चर एक्टिविटी। जैसे अभी के टाइम में क्या होता है, जो सिटीज़ के लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए कहाँ डिपेंडेंट करते हैं, रूरल एरिया के लोगों पे ही डिपेंड करते हैं, ताकि रूरल एरिया जो है वहाँ एग्रीकल्चर मतलब वहाँ पे वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करे और फिर उनको जो है डेली बेसिस पे फूड प्रोवाइड करे सिटीज़ के लोगों को। The Harappan also domesticated a large number of animals for meat consumption and fished both in river and in the sea. अब जो हड़प्पन्स थे वो पशुपालन डोमेस्टिकेट भी करते थे एनिमल को, ऑब्वियसली मीट कंजप्शन के लिए वो डोमेस्टिकेट करेंगे और मिल्क के लिए करेंगे, और वो रिवर के किनारे स्टे करते थे तो फिशिंग भी ऑब्वियसली वहाँ करेंगे ही, और उनको सी रूट भी पता था क्योंकि वो दूसरे कंट्री में जो है दूसरे सिविलाइजेशन के लोगों के साथ ट्रे करते थे, तो वो सी से भी क्या करते थे, फिशिंग करते थे। दिस इज नोन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल एंड फिश बोन्स फाउंड ड्यूरिंग एग्जीबिशन। अब ये हमको कैसे पता चला कि वो जो है डोमेस्टिकेशन करते होंगे मीट कंजप्शन के लिए या फिर फिशिंग करते होंगे, क्योंकि हमको जो खुदाई जब हम लोगों ने किया, जब आर्कियोलॉजिकल ने मतलब खुदाई किया, तो वहां से हम लोग को एक लार्ज नंबर में एनिमल और फिश के बोन्स देखने को मिले, जिससे हम कह सकते हैं कि वो लोग इसका भी डोमेस्टिकेशन करते होंगे। वॉट डिड हड़प्पन्स कुकिंग पॉट्स कंटेन। अब जो हड़प्पन्स का कुकिंग पॉट्स मिला जिसमें वो खाना बनाते थे, जब एग्जीबिशन में वो मिला तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा, क्या मिला उससे हमको। साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ क्ले पोट्स हैव प्रोवाइडेड सम आंसर। अब साइंटिफिक एग्जामिनेशन जब उस क्ले पोट्स का किया गया तो कुछ आंसर प्रोवाइड किए, कुछ तो एक्सपेक्टेड वंस थे और कुछ सरप्राइजिंग भी थे। कुछ क्ले पोट्स में से डेयरी प्रोडक्ट्स का हमको पार्टिकल मिला, तो डेयरी प्रोडक्ट तो हम लोगों के लिए एक्सपेक्टेड वंस था क्योंकि वो लोग डोमेस्टिकेशन करते थे। और सरप्राइजिंग वन हम लोग को टर्मरिक भी मिला, जिंजर भी मिला और बनाना भी मिला। तो इससे ये पता चलता है कि जो हड़प्पन्स लोग थे उनका जो डाइट था वो काफ़ी डाइवर्स था। लेटेस्ट एक्सप्लोर। इमेजिन यू कुक अ मील इन हड़प्पन्स हाउस, व्हाट डिश और डिशेज वुड यू प्रिपेयर बेस्ड ऑन द डाटा गिवन बिलो। अब मान के चलो अगर आप एक हड़प्पन्स हाउस में थे तो आप क्या खाना बनाते। उस टाइम हम लोगों ने राइस, वीट, ये सब उस टाइम के लोगों ने कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया था। मिल्क भी था और फिश वगैरह भी था और यहाँ पे टर्मरिक जिंजर भी था। तो इससे क्या बना सकते हैं हम, खीर बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, चावल, दाल दाल भी इवन बना सकते हैं, वेजिटेबल, सब्जियाँ, ये सब हम इजिली कुक कर सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट से। तो इसे मल्टीपल डाइवर्स वे में जो है हम कुकिंग कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उसको सोच के बता सकते हो, लिख सकते हो क्लास में। नाउ अ ब्रिस्क ट्रेड बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, जिस ट्रेड में चीज़ें काफ़ी जल्दी सोल्ड आउट हो जाता है और उससे काफ़ी सारा प्रॉफिट
प्रॉफिट बनता है, एक एक्टिव ट्रेड। द हड़प्पन्स वेर इंगेज्ड इन एक्टिव ट्रेड नॉट ओनली विद इन देयर ओन सिविलाइजेशन, अदर सिटीज नियर बाय और फार बाय अवे, बट विद द अदर सिविलाइजेशन एंड कल्चर विद इन एंड आउटसाइड इंडिया। अब जो है हड़प्पन जो है एक्टिव ट्रेड में भी इंगेज थे। ऐसा नहीं था कि वो बस अपने सिविलाइजेशन के लोगों के साथ ट्रेड करते थे, वो अदर सिविलाइजेशन और जो दूसरे सिविलाइजेशन और कल्चर के लोग थे जो इंडिया के बाहर थे उनके साथ भी वो ट्रेड करते थे। दे एक्सपोर्टेड ऑर्नामेंट्स, टिम्बर, सम ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज, प्रोबेबली ऑल्सो गोल्ड एंड कॉटन एंड पॉसिबली सम फूड आइटम्स। अब वो क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे, वो क्या क्या बेचते थे दूसरे सिविलाइजेशन को लोगों को, टिम्बर, कुछ डेली यूजेस के ऑब्जेक्ट्स हो गए, गोल्ड, कॉटन और इवन फूड आइटम्स जो होते हैं उनको भी वो लोग सेल करते थे। द मोस्ट फेवर्ड ऑर्नामेंट्स वेर बीड्स ऑफ कार्नेलियन, रेडिश सेमी प्रीशियस स्टोन्स फाउंड मोस्टली इन गुजरात। और सबसे फेवरेबल जो ऑर्नामेंट था उस टाइम का क्या था, जो कि कार्नेलियन से बना होता था, जो कि एक रेडिस सेमी प्रीशियस स्टोन होते थे, जो कि अभी के टाइम में गुजरात में होते हैं। अभी देखेंगे कार्नेलियन को। ये जो सेमी प्रीशियस स्टोन है रेड कलर का, इसको क्या करते थे, ड्रिल करते थे अंदर से ताकि एक स्ट्रिंग पास करे, और डिफरेंट टाइप के ऑर्नामेंट्स जो डिजाइन करके वो लोग बनाते थे। Harappan's craftspeople developed a special technique to drill them so a string could pass through them and to decorate them in various ways. अब हड़प्पन जो हड़प्पन के क्राफ्ट पीपल थे उन्होंने स्पेशल टेक्निक को ड्राइव किया, स्पेशल टेक्निक डेवलप किया जिसके वो ड्रिल कर सकते थे, मतलब छेद कर सके उस सेमी प्रीशियस जो स्टोन था, और ताकि उस स्पेस में जो है एक स्ट्रिंग एक जो है डोरी टाइप का, धागा टाइप का उसके अंदर पास कर सके और उनको वो डिफरेंट स्टाइल में जो है वो डेकोरेट कर सके। दे ऑल्सो वर्कड कॉन्च सेल इंटू ब्यूटिफुल सेल बैंगल्स। अब कॉन्च सेल जो होता है, जो सी सेल होता है, जो शंख अभी के टाइम में यूज करते हैं ना, वो टाइप का सेल वो ब्यूटीफुल मतलब सेल बैंगल्स, उससे चूड़ियाँ बनाते हैं। जैसे अभी भी शंख का चूड़ी होता है ना, उस टाइप के उस टाइम के लोग भी ये सेल बैंगल्स बनाते थे, जिसके लिए ऑब्वियसली एक बारीक सोफिस्टिकेटेड टेक्निक चाहिए होता है, क्योंकि सेल जो है एक हार्ड मटेरियल होता है। What the Harappans imported in exchange of the exported goods is not so clear. अब जो एक्सपोर्ट करते थे तो वो तो पता चला क्या क्या वो एक्सपोर्ट करते थे, बट वो इम्पोर्ट क्या करते थे, वो दूसरे कंट्री से क्या लेते थे, दूसरे सिविलाइजेशन के लोगों से क्या इम्पोर्ट करते थे वहां से, ये क्लियर नहीं है। इट प्रोबेबली इंक्लूड कॉपर सिंस दिस मेटल वॉज नॉट सो कॉमन बैक होम। प्रोबेबली ऐसा बोला गया कि वो कॉपर जो है कॉपर को इंपोर्ट करते होंगे, क्योंकि ये उस टाइम का कॉमन मेटल नहीं था। डोंट मिस आउट द हड़प्पन्स मास्टर द आर्ट ऑफ वर्किंग कॉपर अ सॉफ्ट मेटल। हड़प्पन्स ने कॉपर के साथ कैसे काम करना उसने में भी मास्टर हासिल कर चुके थे, जो कि एक सॉफ्ट मेटल है। इफ टिन इज एडेड टू कॉपर द रिजल्टिंग मेटल इज ब्रॉन्ज। अगर जो कॉपर ये है इसमें अगर टिन ऐड किया है तो क्या बनता था, ब्रॉन्ज बनता था, जो कि एक हार्ड मेटल होता था देन इन कंपेयर टू कॉपर। द हड़प्पन्स यूज्ड ब्रॉन्ज टू मेक टूल्स, पॉट्स, पैंस एंड एज वी विल सी लेटर सम फिगराइंस। हड़प्पन्स जो है इस ब्रॉन्ज मेटल का यूज़ किस चीज़ में करते थे, टूल बनाने में, पॉट्स एंड पेन्स। क्यों? क्योंकि ये हार्डर था कॉपर के कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेंथ भी इसका अच्छा होगा, ये काफ़ी मजबूत होगा। टू कंडक्ट सच अ ट्रेड दे यूज्ड लैंड रूट्स एंड रिवर एंड द सी फॉर मोर डिस्टेंट डेस्टिनेशन। अब इस टाइप का ये ट्रेड कंडक्ट करने के लिए वो लैंड रूट भी यूज़ करते थे, रिवर रूट भी, और इवन सी रूट भी। क्यों? क्योंकि जो जो ज़्यादा दूर के जगह होंगे वहाँ पे सी रूट का जरूरत पड़ता था उनको दूसरे सिविलाइजेशन के लोगों के साथ ट्रेड करने के लिए। दिस इज़ द फर्स्ट इंटेंसिव मैरीटाइम एक्टिविटी इन इंडिया। और हड़प्पन्स ने ही फर्स्ट जो है मैरीटाइम एक्टिविटी जो है इंडिया में स्टार्ट किया था। इंडीड क्वाइट अ फ्यू हड़प्पन सेटलमेंट आर लोकेटेड इन द कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात एंड सिंध। रियलिटी में अगर देखा जाए तो कुछ हड़प्पन के जो सेटलमेंट है वो कहाँ पे देखा गया है, गुजरात और सिंध के कोस्टल रीजन में। लोथाल कोस्टल रीजन कौन सा रीजन होता है, जैसे सी है उसके किनारे किनारे जो रीजन होता है उसको हम लोग कोस्टल रीजन बोलते हैं। लोथाल अ स्मॉल सेटलमेंट इन गुजरात हैज सरप्राइजिंग ह्यूज बेसिन 217 मीटर इन लेंथ एंड 36 मीटर इन विड्थ। लोथल जो कि एक छोटा सा सेटलमेंट है गुजरात में, वहाँ पे एक बड़ा सा बेसिन देखा गया है जिसका मेजरमेंट कितना है, लेंथ 217 मीटर और विड्थ में 36 मीटर। जो ये जो लेंथ है अभी कंपेयर में जो 2 फुटबॉल ग्राउंड होता है उससे भी बड़ा था ये बेसिन। दिस बेसिन मस्ट हैव बीन अ डॉक यार्ड दैट इज स्ट्रक्चर यूज टू रिसीव एंड सेंड बोस्ट फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अब ये जो बेसिन था वो क्या हो सकता है,
वो पक्का एक डॉकयार्ड होगा। डॉकयार्ड किसको बोलते हैं? एक ऐसा जगह जहाँ पे बोट्स आते हैं और जाते हैं, जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, गुड्स दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, और दूसरी जगह से जब गुड्स अपने सिविलाइजेशन अपने नेशन में आता है तो उसके लिए एक जगह होता है जिसको हम लोग डॉकयार्ड बोलते हैं। Such elaborate trade requires trader to able to identify their goods and also each other। अब जो ये इलेबरेट, ये जो इतना एक्सटेंडेड जो ट्रेड था, इतना बड़ा जो ट्रेड था इतने अच्छे लेवल पे, उसके लिए ट्रेडर्स को क्या जरूरी था कि वो आइडेंटिफिकेशन करे अपने सामानों का, कि कौन सामान किसका है, क्योंकि बहुत सारे अगर गुड्स होंगे तो एक दूसरे से आइडेंटिफाई भी, उसको डिफ्रेंशिएट भी करना जरूरी था। This seemed to be have been the chief purpose of thousands of seals which have been exhibited from many settlements। अब बहुत सारे सेटलमेंट्स का जब खुदाई किया गया तो वहां से छोटे छोटे सील्स देखने को मिले, काइंड ऑफ टैग। तो उसको देख के ऐसा अनुमान लगाया गया कि इस सील का यूज करते थे वो लोग किस चीज के लिए? गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। दीज सील्स वेर जनरली मेड ऑफ एस्टेटाइड। अब ये जो सील थे वो किस चीज से बना होता था? एस्टेटाइट। एस्टेटाइट क्या होता है? एक सॉफ्ट स्टोन होता है जिसको जब हम हार्ड हीट करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। They measure only a few centimeters and generally depict animal figures with। और वो जो एस्टेटाइट थे, जो वो जो सॉफ्ट स्टोन थे, वो कुछ ही यहाँ पे देख सकते हो कुछ सेंटीमीटर का ही था, और उसमें कुछ एनिमल फिगर डिपिक्ट किए गए थे, दिखाए गए थे। बट दैट सिस्टम एंड सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ एनिमल फिगर्स आर येट टू बी अंडरस्टूड। बट वो जो सिस्टम था और जो इसका सिंबलिक मीनिंग क्या है इस फिगर का, अभी तक ये समझा नहीं गया है, अभी प्रॉपर इसका स्टडी नहीं किया गया है। वॉट इज सर्टेन इज दैट दे समहाउ रिलेट टू ट्रेड एक्टिविटीज। बट इतना सर्टेन कर दिया गया कि ये कुछ ट्रेड एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग बोल सकते थे कि काइंड ऑफ सील ही इसको कंसिडर किया गया अभी तक। बट इसका टोटली क्या मीनिंग है अभी तक नहीं समझा गया है। यहाँ पे फिगर 6.131 हड़प्पन सील शोइंग अ यूनिकॉर्न। यहाँ पे एक यूनिकॉर्न दिखा रहा है, जो मतलब एक सिंग वाला जो जानवर होता है उसको हम लोग यूनिकॉर्न बोलते हैं। और यहाँ पे एक बुल का फिगर है और यहाँ पे एक हॉर्न टाइगर है। Now we'll see what is in let's explore। Looking at these Harappan seals with some writing signs, what goes through your mind? अब यहाँ पे जो हड़प्पन सील्स है, यहाँ पे कुछ राइटिंग साइंस है, इसको देख के आपके माइंड में क्या चलता है? आप क्या सोच सकते हो? आप ऐसा क्या एक्सप्लेन कर सकते हो? कोई सजेशन हो सकता है, कोई इंटरप्रिटेशन, इसको देख के कोई अनुमान। तो आपको ये इमेजिन करना है खुद से, मतलब इसको स्टडी आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो। तो ये कोई ट्रेडमार्क्स हो सकता है, एनिमल हो सकता है, किसी पर्टिकुलर मर्चेंट को शो कर रहे हो, या फिर किसी ट्रेडर ग्रुप को शो कर रहे हो। और यहाँ पे जो राइटिंग साइंस है, कोई अर्ली स्क्रिप्ट को शो कर रहा है, क्योंकि अभी के टाइम में ऐसा स्क्रिप्ट, ऐसा लिपि यूज नहीं किया जा सकता है। और ये जो स्क्रिप्ट है वो किसी ऑनर को आइडेंटिफाई कर सकता है, या फिर किस टाइप का गुड है इस टाइप को इंडिकेट कर सकता है, या फिर कोई रिलीजियस और ऑफिशियल अथॉरिटी को ये बता सकता है ये जो साइन है। और एनिमल का कुछ सिंबलिक मीनिंग हो सकता है, कोई ये स्ट्रेंथ, वेल्थ, या फिर ये कोई सैक्रेड एनिमल होगा, और जो कि पावर और प्रोटेक्शन के लिए स्टैंड होता है। तो ये कुछ इंटरप्रिटेशन है जो हम लोग कर सकते हैं। द लाइफ्स ऑफ द एंशियंट। अब जो एंशियंट लोग थे उनका लाइफ क्या था? आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थ मेनी ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज्ड बाय हड़प्पन्स। अनअर्थ मीन्स क्या? जब आर्कियोलॉजिस्ट ने अर्थ का खुदाई किया तो उनको बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स मिला जो कि हड़प्पन द्वारा बनाया गया था और हड़प्पन के द्वारा यूज भी किया गया था। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं डेली यूजेस के, आप देख सकते हो। ये एक ब्रॉन्ज मिरर है, एक मेटल का मिरर है। यहाँ पे एक टेराकोटा पॉट है, दोनों कहाँ से लिया गया है? डोलावीरा से। यहाँ पे फ्यू स्टोन वेट्स है। वेट्स क्या होता है? जब आप किसी किराना दुकान पे जाओगे तो वहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है वेट्स, 1 kg का, 500 ग्राम का। तो इस टाइप का कुछ वेट्स देखने को मिल जाएगा। एक ब्रॉन्ज चिजल है, ये दोनों भी कहाँ से मिला है? डोलावीरा से। इस फिगर में देखो, ये एक गेम्स बोर्ड है, गेम्स बोर्ड इनग्रेव्ड ऑन अ स्टोन अबाउट 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये कितना इसका लेंथ है? 25 सेंटीमीटर, जो कि धौलावीरा से मिला है। ये एक टेराकोटा विजल है जो कि 4 सेंटीमीटर लेंथ में है। ये कहाँ से मिला है? करणपुर, जो राजस्थान में है। हड़प्पन डिजाइंड मेनी गेम्स एंड टॉयज टू कीप बोथ एडल्ट एंड चिल्ड्रन अम्यूज। अब हड़प्पन ने गेम्स बनाया था और टॉयज बनाया था, दोनों के लिए, एडल्ट के लिए भी और चिल्ड्रन के लिए भी। कल्चर एंड सिम्बॉलिक ऑब्जेक्ट्स। अ स्टैच्यू ऑफ अ फिगर ऑफ्टन कॉल्ड प्रीस्ट किंग ऑल्दो इट इज नॉट नोन हु इज दिस फिगर वॉज। और ये जो स्टैचू दिखाया गया ये एग्जैक्टली कौन है इस फिगर में पता नहीं है, बट फिर भी हम लोग इनको प्रीस्ट किंग बोलते हैं। और यहाँ पे एक सील है जो कि स्वास्तिक को दिखा रहा है।
A seal depicting a three-faced deity seated on a raised platform surrounded by a powerful animals. ये एक थ्री-फेस्ड डिटी है, जो कि डिटी मीन्स क्या, एक गॉडेस, एक सुप्रीम पावर, जो कि एक थोड़ा हायर पोजीशन पे बैठी हुई है और उनके चारों बगल क्या है, एक पावरफुल एनिमल्स शो कर रहा है। द डांसिंग गर्ल, अ ब्रॉन्ज फिगराइन फ्रॉम मोहनजोदारो, और ये एक डांसिंग गर्ल है जो कि मोहनजोदारो से लिया गया है और इसका हाइट कितना है, 10.8 सेंटीमीटर हाई है। ये एक टेराकोटा फिगराइन जो कि नमस्ते शो कर रहा है, नमस्ते की पोजीशन में बैठा हुआ है। अ डिजाइन ऑन अ पोट विच सीम्स टू टेल अ स्टोरी ऑफ द हिस्ट्री क्रो विच फाइंड्स अ क्लेवर वे टू ड्रिंक वाटर एट द बॉटम ऑफ द पॉट। ये एक पॉट में डिजाइन दिखाया गया है जो कि एक स्टोरी बोला है, एक थ्रस्टी को का, जो कौवा हम लोग ने सुना ना अपने बचपन में स्टोरी की, कैसे कौवा प्यासा रहता है, उसने कुछ कंकर उसमें डाल दिए ताकि पानी थोड़ा ऊपर आ सके और फिर वो पानी पी सके। तो वो स्टोरी को डिपिक्ट किया जा रहा है इस आर्ट के थ्रू। Think about it. Looking at the objects on page 100 and 101 or any other pictured in this chapter, can you make out what activities or aspect of life were important for the Harappans? अब हम लोगों ने जो इमेज देखा अभी जो प्रीवियस पेजेस में और जो इस चैप्टर में बहुत सारे इमेजेस को देखा है, उससे आपको क्या पता चलता है हड़प्पन्स जो है किस एक्टिविटी को इंपॉर्टेंट देते थे, उनके एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ क्या था हड़प्पन्स का। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखे, लाइक सील्स, पॉटरी, ज्वेलरी, फिगराइंस, टूल्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने देखा। इससे ये पता चलता है कि हड़प्पन जो है ट्रेड और बिजनेस को वैल्यू करते थे। इवन जो डिस्टेंट रीजन में, जो दूर के रीजन्स थे, वहाँ भी हड़प्पन ट्रेड करते थे। जो दूसरे सिविलाइजेशन के लोग थे, सी रूट के थ्रू एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन को उन्होंने वैल्यू दिया और अर्बन प्लानिंग और क्लीननेस पे उन्होंने बहुत ध्यान दिया, क्योंकि हम लोग ने देखा कि वहाँ वहाँ का जो अर्बन प्लानिंग है कितना प्रिसाइज वे में उन लोगों ने किया। और इवन जो डांसिंग गर्ल अभी हम लोग ने देखा, वो दिखा रहा है कि आर्ट और कल्चर को वो बहुत अप्रिशिएट करते थे। लेट्स एक्सप्लोर, complete the story found on Lothal Port. How was such a story remembered for more than 4000 years in your opinion? अब जो ये हम लोग ने थ्रस्टी क्रो वाला स्टोरी देखा है, ये कैसे 4000 सालों तक कैसे याद रखा जाता था, क्योंकि ये ओरली पास किया गया, किसी टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ था, ये वर्बली ओरली जनरेशन टू जनरेशन पास किया गया। Consider the dancing girl figurine. What do you make the attitude figurine expresses? Observe her bangles covering an entire arm, a practice still visible in parts of Gujarat and Rajasthan. Where else in this chapter can you spot bangles worn in this manner? What conclusion should we draw from it? अब हम लोगों ने डांसिंग फिगराइन देखा, उससे ये पता चलता है कि उस टाइम के लोग आर्ट और कल्चर में बहुत परिपूर्ण थे। और वो जो हम लोग देखा ना कि उसके जो बैंगल्स थे, चूड़िया थे, वो पूरे इंटायर आर्म, पूरे हाथ में उन लोगों ने पहन के रखा है, जो कि अभी भी आप गुजरात और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में देख सकते हो, जो लोग कल्चर को फॉलो करते हैं, ट्रेडिशन को। और ये जो बैंगल्स है हम लोग ने चैप्टर फर्स्ट जब जो चैप्टर के फर्स्ट पेज में ही देखा कि दो लेडीज जो है बैठी हुई है बैंगल्स पहन के। और इससे क्या पता चलता है कि जो पहले का जो ट्रेडिशन था अभी तक भी किसी न किसी वे में ट्रांसफर किया गया है, अभी भी उसको हम लोग ने इनहेरिट किया गया है अपने पास्ट के, अपने अर्ली जो हमारे सिविलाइजेशन के लोग थे उनसे हम लोगों ने काफी सारा जो कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो किया है। द इंड और न्यू बिगनिंग, इस सिविलाइजेशन का, ये जो इंडस सिविलाइजेशन है उसका इंड कैसे हुआ, और इंड हुआ तो फिर उसका जो न्यू बिगनिंग है, न्यू सिविलाइजेशन का बिगनिंग कैसे हुआ, वो हम लोग देखेंगे। अराउंड 1900 BCE दिस सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन डिस्पाइट ऑल इट्स अचीवमेंट बिगेन टू फॉल अपार्ट। अराउंड 1900 BCE में सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो बहुत सारा अचीवमेंट इन लोगों ने किया, अर्ली सिविलाइजेशन होने के बावजूद भी, जैसे ट्रेड में, एग्रीकल्चर में, क्राफ्ट्समैनशिप में, अर्बन प्लानिंग, सब चीज़ में इन्होंने बहुत अच्छा खासा अचीवमेंट किया। बट फिर भी ये टूटना स्टार्ट हो गए थे। दिस सिटीज अबेंडोन्ड बाई वन, और एक एक करके ये जो लोग थे यहाँ के, जो इंडस सिविलाइजेशन के, वो सिटी छोड़ना स्टार्ट कर दिए थे। इफ एनी इनहेबिटेंट्स रिमेन्ड, दे अडॉप्टेड अ रूरल लाइफ स्टाइल इन द चेंज इन्वायरमेंट। और कुछ अगर यहाँ के जो लोग रहने वाले थे और कुछ रह भी गए थे, तो उन्होंने रूरल लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट कर लिया था जब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा था उस टाइम। तो इट अपियर्स दैट द अर्ली गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। अब कुछ ही लोग रह गए थे, रूरल लाइफ स्टाइल में सब चेंज हो चुका था, तो देखा गया जो अर्लियर गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो अब एग्जिस्ट नहीं करता है। Gradually, the Harappans scattered over hundreds, if not thousands, of small rural settlements. अब धीरे धीरे जो है हड़प्पन्स जो थे, इंडस सिविलाइजेशन के लोग थे, वो बिखरने लगे थे और छोटे छोटे वो रूरल सेटलमेंट में डिवाइड हो गए थे। थिंक अबाउट
it. The Harappans returned to rural settlement because a rural lifestyle gives easier access to food, water than an urban lifestyle. जो हड़प्पन्स लोग थे वो रूरल सेटलमेंट में क्यों चेंज हो गए, रूरल सेटलमेंट की तरफ क्यों शिफ्ट हो गए, क्योंकि एक रूरल सेटलमेंट जो है हमको इजियर एक्सेस देता है, हम काफ़ी इजीली फूड और वाटर को एक्सेस कर सकते हैं इन कंपेरिजन टू अर्बन लाइफस्टाइल। अभी भी आप गांव के लोगों को देखिए जो कि हमको जो सिटीज़ के लोग हैं उनको फूड सप्लाई करते, कभी कभी तो वाटर भी सप्लाई करते, तो सिटीज़ के लोग जो है गाँव पे डिपेंड करते, विलेज लोगों पे डिपेंड करते हैं फूड और वाटर के लिए। वॉट कॉज दिस डिक्लाइन, आर्कियोलॉजिस्ट है प्रपोज्ड मेनी फैक्टर। अब जो ये हड़प्पन लोग थे, जो इंडस सिविलाइजेशन था, उसका पतन कैसे हुआ, इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने काफ़ी सारा फैक्टर प्रपोज किया दिया कि ये फैक्टर हो सकता है जिस कारण हड़प्पन सिविलाइजेशन का पतन हो गया। Long back, it was thought that that warfare or invasion may have destroyed the cities. बहुत पहले ऐसा माना जाता था कि कोई वॉरफेयर हुआ होगा या फिर किसी दूसरे सिविलाइजेशन के लोगों ने इन्वेजन कर दिया, अटैक कर दिया होगा, जिस कारण जो है सिटी डिस्ट्रॉयड हो गया। बट ऐसा कोई ट्रेस वॉरफेयर और इन्वेजन का ऐसा कोई सबूत नहीं मिला वहां पे कि ऐसा कुछ हुआ होगा। Indeed, the Harappans do not seem to have kept any army or weapons war as far as the evidence goes. रियलिटी में देखा जाए तो ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं मिला जिससे हम कह सकते थे कि हड़प्पन्स कोई आर्मी भी रखते थे या फिर कोई वार के लिए कोई वेपन भी, कोई टूल वगैरह रखते थे। इट सीम्स टू हैव बीन अ रिलेटिवली पीसफुल सिविलाइजेशन। और ऐसा देखने का जितना भी एविडेंस मिला हमको, जितना भी सबूत मिला, उससे हम ये बोल सकते हैं अनर्थ करके जितना भी सबूत एविडेंस मिला कि हड़प्पन जो लोग थे वो काफ़ी एक पीसफुल सिविलाइजेशन था, हड़प्पन सिविलाइजेशन। टू फैक्टर्स आर करेंटली एग्रीड अपॉन। अभी के टाइम में जो करंटली दो फैक्टर बताया जा सकता है कि इनका जो डिक्लाइन इस वजह से हुआ होगा। फर्स्ट जो है क्लाइमेटिक चेंज विच अफेक्टेड मच ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम 2000 BC ऑनवर्ड, कॉजिंग रिड्यूस्ड रेनफॉल एंड अ ड्रायर फेज। फर्स्ट जो है क्लाइमेटिक चेंज बताया जाता है क्योंकि 2000 BC के बाद जो है का ऐसा क्लाइमेटिक चेंज की वजह से वर्ल्ड का काफ़ी सारा जो पार्ट है वो इफेक्ट हुआ, क्योंकि उस टाइम रेनफॉल कम हो गया था। अगर रेनफॉल कम होगा तो ड्रायर फेज आ गया था, सुखाड़ आ गया था बोल सकते हैं। दिस वुड हैव मेड एग्रीकल्चर मोर डिफिकल्ट एंड कुड हैव रिड्यूस्ड फूड सप्लाई टू द सिटीज़। अगर बारिश कम हो जाएगा तो एग्रीकल्चर भी क्या हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, खेती करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, फूड सप्लाई जो है सिटीज़ में कम हो गया। और दूसरा रीज़न क्या दिया गया, सेकेंड, द सरस्वती रिवर ड्राइड अप इन इट्स सेंट्रल बेसिन। अब सरस्वती रिवर था उसका सेंट्रल बेसिन में जो है जो नदी थे वो सूखना स्टार्ट हो गया था। सडनली सिटीज देयर सच एज कालीबंगन और बनावली वेयर एबेंडन्ड, और उसकी वजह से जो सरस्वती रिवर था वहाँ पे वहीं पे हमने कालीबंगन और बनावली का सेटलमेंट देखा, तो वो पानी सूखने लगा वहाँ के नदी में, तो वहाँ के लोगों ने सडनली उस जगह को खाली कर दिया। देयर कुड बिन मेन have been other factor but these two remind us of how much we depend on climate and the environment for our well-being। और सारे भी फैक्टर हो सकते हैं इनके डिक्लाइन के, बट ये जो दो फैक्टर था, क्लाइमेटिक चेंज और रिवर ड्राइड अप का कंडीशन, ये हमको याद दिलाता है कि हम लोग कितना ज़्यादा क्लाइमेट पर और इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं अपने लाइफ के लिए। Although the cities disappeared, much of the Harappan's culture and technology survived and was passed on the next phase of Indian civilization। हालांकि ये जो हड़प्पन जो सिटीज़ थे वो तो डिसअपेयर्ड हो गए, वो तो विलुप्त हो गए, लेकिन बहुत सारा जो हड़प्पन के कल्चर थे और टेक्नोलॉजी सर्वाइव भी किए और पास हुए दूसरे सिविलाइजेशन के लोगों तक, जो कि हम लोग आने वाले चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।